हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के समझ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर भी 4 अभिक्रियाएं हैं, उनकी शब्द समीकरण दे रखी है, हमें इनकी रासायनिक समीकरण लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो जब भी ऐसी कोई शब्द समीकरण दी गई हो और उसे रासायनिक समीकरण में बदलना हो तो आपको तत्वों के संकेत पता होना चाहिए, किसी यौगिक का अणु सूत्र पता होना चाहिए, साथ ही साथ उस पदार्थ की अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए, तब आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। क्योंकि रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है जिसमें हम तत्वों के संकेत, अणुओं, यौगिकों के अणु सूत्र तथा अन्य संकेतों का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। पहली समीकरण ये है कुछ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 अभिक्रिया हुई। इन दोनों ने मिलकर आगे क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाया और जल यानी H2O बनाया। इस अभिक्रिया को देखें तो अगर इस अभिक्रिया को देखें तो आपको पता चलेगा ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। गौर करिए, क्रियाकारक में कैल्शियम का एक परमाणु, इधर उत्पाद में भी एक, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन के कुल 3 हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के देखिए 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, कुल 4 हैं। यहाँ पर 3 और यहाँ 1। तो इस प्रकार ऑक्सीजन भी हमारी दोनों ओर संतुलित है। हाइड्रोजन देखें, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, बाहर 2 लिखा हुआ है ना, कोष्ठक के बाहर 2 लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 हैं, जबकि उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन भी संतुलित है। कार्बन पे आ जाइए, यहाँ कार्बन 1 है और यहाँ उत्पाद में भी कार्बन की संख्या 1 है। तो यहाँ ऑलरेडी अभिक्रिया पहले से संतुलित है, इसलिए संतुलित नहीं करना इसे। अच्छा, इसका प्रकार बता सकते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, गौर से देखिए आप, यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस में, यानी ये जो चूना पानी है, ये चूने का पानी है। पानी में हम अगर बिना बुझा चूना मिला दें तो ये बुझे हुए चूने का जलीय विलयन बन जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। ये कैल्शियम कार्बोनेट ठोस रूप में बना है। पता है, ये ठोस रूप में होने के कारण पानी के जलीय विलयन में अवक्षेपित हो जाएगा सफेद पदार्थ के रूप में, अविलेय पदार्थ के रूप में। अर्थात एक ऐसी अभिक्रिया हुई, अवक्षेपण अभिक्रिया हुई। आप करते हो ना, चूने का पानी लेते हो और उसमें एक मुंह में एक नली लेकर, परख नली में आपने चूने का पानी ले लिया और मुंह में एक नली लेकर, लेजम देकर उस परख नली के पानी में आप अपनी हवा छोड़ें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड फूकें तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाता है। ये प्रयोग हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करते हैं जब। तो इस प्रकार अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम हमारे मुंह से डालें तो इस प्रकार चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन जाता है। तो ये भी पता चला आपको कि यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है और इसी अभिक्रिया के कारण जब हम दीवारों की पुताई कर देते हैं तो दीवारें सूखने के बाद सफेद चमकदार हो जाती हैं। चलिए, हमारा दूसरा समीकरण आ गया है, जिंक Zn सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इन दोनों ने क्रिया करी और जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और सिल्वर यानी Ag बनाया। संतुलित है क्या अभिकरण? यहाँ देखिए, अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं है, इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए क्या किया जाए, आपको यहाँ पर Ag में, क्रियाकारक में AgNO3 के आगे 2 लिख दीजिए। तो सिल्वर की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, चांदी की 2, तो यहाँ पर भी Ag के परमाणुओं को 2 करने के लिए आगे 2 लिख दें, तो Ag के संतुलित हो गए और अभिक्रिया संतुलित हो गई। देखो Zn1 2 Ag, इधर भी 2 Ag, NO3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई? अच्छा, NO3 यहाँ पर या तो पूरे NO3 को गिन लीजिए, पूरे NO3 कितने हो जाएंगे, आगे 2 लिखा हुआ 2 हो जाएंगे और यहाँ भी NO3 के पीछे क्या लिखा हुआ 2, तो NO3 अर्थात नाइट्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु भी संतुलित हो गए। तो ये हुई संतुलित समीकरण। अगली समीकरण को गौर करें। अच्छा, इस अभिक्रिया का प्रकार देखिए, कैसी अभिक्रिया है ये देखिए, गौर से, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ हुआ क्या है, Zn Ag से अधिक क्रियाशील है, तो Zn ने क्या करा, Ag को तो हटा दिया और खुद NO3 से जाकर जुड़ गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी तीसरी अभिक्रिया आ गई, एल्यूमिनियम Al कॉपर क्लोराइड CuCl2, इन दोनों ने मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाया और कॉपर बनाया। ये अभिक्रिया भी हमारी संतुलित नहीं है, यह संतुलित या कंकाली समीकरण है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए इसे हम संतुलित करेंगे, दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम
तो दोनों ओर बराबर है, तो एल्यूमिनियम पे गौर नहीं करेंगे, कॉपर पे जाइए, या तो कॉपर भी बराबर है दोनों ओर। अब क्लोरीन पे चले जाओ, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पाद में क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, तो क्लोरीन को बराबर करना पड़ेगा। क्लोरीन को कैसे बराबर करें, तो आपको यहाँ क्रियाकारक में CuCl2 के आगे कोई ना कोई संख्या लिखना पड़ेगी। पहले 2 लिख के देखें, फिर आगे बढ़ें 3 लिख के देखें। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अगर CuCl2 के आगे मैं 3 लिखता हूँ तो बताइए क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 2। क्लोरीन के कुल परमाणु इधर क्रियाकारक में 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 है, ये देखो 3 है ना, बराबर करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पर 2 लिख दूँ, तो 2 गुणा 3, यहाँ भी क्लोरीन के 6 परमाणु हो गए। अब जब हम इधर हमने AlCl3 में आगे 2 बढ़ाया तो एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या बिगड़ गई। इधर एल्यूमिनियम के उत्पाद में 2 परमाणु हो गए, तो क्रियाकारक में 2 परमाणु करने के लिए एल्यूमिनियम के आगे मैंने 2 लिख दिया। और यहां पे गौर करिए, यहां पर Cu के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई है, 3 हो गई है क्रियाकारक में। तो क्रियाफल में भी Cu के 3 ही परमाणु बनना चाहिए, क्योंकि ना तो पदार्थ का निर्माण होगा ना ही विनाश, जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उतने ही बनेंगे। तो यहाँ Cu के आगे भी मैंने 3 लिख दिया। ऐसा कर देने से हमारी ये समीकरण संतुलित हो गई है। अब हम हमारी चौथी समीकरण की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार की समीकरण है, जरा गौर से देख के बताइए, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। Al Cu से अधिक क्रियाशील है, तो Cu को तो उसने हटा दिया उसके यौगिक में से और खुद उसकी जगह पे जाके जुड़ गया, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया हुई। चौथी रासायनिक अभिक्रिया है हमारी बेरियम क्लोराइड BaCl2 पोटेशियम सल्फेट K2SO4। उन दोनों ने अभिक्रिया करी, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl का जलीय विलयन तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप अवस्था ना भी लिखें तो चलेगा, पर यौगिकों के अणुसूत्र सही होना चाहिए और समीकरण संतुलित होना चाहिए। देखें क्या गड़बड़ी है समीकरण में, ये समीकरण भी संतुलित नहीं है, क्योंकि देखो गौर से एक एक करके, पहले बेरियम को मिलाओ, बेरियम तो संतुलित है, फिर क्लोरीन को मिलाओ, यहाँ क्लोरीन 2 हैं जबकि यहाँ पर उत्पाद में क्लोरीन की संख्या 1 ही है, तो इसको करो बराबर। जब यहाँ क्लोरीन 1 है और यहाँ इधर क्रियाकारक में क्लोरीन 2 है, तो उत्पाद में आप 2 लिख दीजिए, तो क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी 2 हो गई, दोनों तरफ बराबर। लेकिन जब आपने यहाँ उत्पाद में KCl के आगे 2 लिखा तो क्लोरीन तो 2 हो गए आपके, लेकिन पोटेशियम भी कितने हो गए, अब पोटेशियम भी 2 हो गए, जबकि यहाँ पर भी पोटेशियम 2 हैं, K2 लिखा हुआ है ना, यानी पोटेशियम के परमाणु भी 2 हैं, तो पोटेशियम भी बराबर हो गया, बेरियम भी बराबर हो गया, पोटेशियम भी बराबर हो गया, क्लोरीन भी बराबर हो गया, और SO4 भी पहले से बराबर है। अर्थात मात्र अगर हम 2 यहाँ पे लिख दें तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी इस प्रकार। और यह अभिक्रिया कैसी है, इसमें BaSO4 का अवक्षेप बनता है। जब 2 जलीय विलयनों को मिलाया जाता है तो क्रिया के बाद जलीय विलयन में BaSO4 का सफेद अघुलनशील पदार्थ अर्थात अवक्षेप बनता है, तो यह अभिक्रिया भी अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। द्विविस्थापन देखिए, आयनों का लेन देन हुआ है, Ba गया SO4 के पास और K आ गया Cl के पास, तो यौगिकों के मध्य आयनों का लेन देन हो गया। तो ये द्विविस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये लीजिए, ये हो गई आपकी सही और संतुलित रासायनिक समीकरण। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।